सन 633 ईस्वी है। अरब के वो सहरा जो सदियों तक अजीम सल्तनतों के नक्शों पर एक खामोश खला की मानिंद पड़े थे, अचानक दहल उठे हैं। नामुमकिन को मुमकिन होते देखा जा रहा है। ऐसे वाकयात रूनुमा हो रहे हैं जिन पर खुद तारीख को यकीन नहीं आता। चंद ही दिन पहले इन्हीं रेत के टीलों के दरमियान एक ऐसा मार्का बरपा हुआ था जिसने फारिस की सरहदी ताकत को लर्जा कर रख दिया। मारिका-ए ज़ातुस्सलासिल, जहां खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह ने हल्के हथियारों से लैस सहराई मुजाहिदीन के साथ सासानी फारिस की भारी भरकम शाही जंगी मशीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। हुर्मुज फारसी सूबे का मगरूर गवर्नर रेत पर औंधे मुंह पड़ा था, और वो सिपाही जो जंजीरों से जकड़े अपनी कुव्वत पर नाज़ां थे, वहीं अपनी जगह अंजाम को पहुंचे थे। अगर आपने मारिका-ए ज़ातुस्सलासिल की वो पूरी दास्तान नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के आखिर में एंड स्क्रीन पर भी मौजूद होगा। वो कहानी इस मारिके की बुनियाद है। लेकिन मदीना के लिए वो फतह मोजिज़ा थी और फारिस के लिए एक जन्नाटेदार तमाचा। कादसिया के करीब काजिमा में होने वाली इस शिकस्त ने सासानी सल्तनत को ख़त्म नहीं किया था, लेकिन उसके वक़ार को चीर दिया था। और जब इस क़यामत ख़ेज़ शिकस्त की खबर शुमाल की तरफ पहुंची तो घोड़ों की टापों के साथ एक नई आग भी भड़क उठी। शिकस्त खोरदा सवार इराक के ज़रख़ेज़ मैदानों को चीरते, दजला व फरात की नहरों के किनारे किनारे सरपट दौड़ते हुए बिलाखिर मदाइन पहुंचे। तिस्फून, सफ़ेद फाम बुलंद महलात का शहर, सल्तनत फारिस का धड़कता हुआ दिल। वहां जब हुर्मज़ की शिकस्त की खबर सुनी गई तो पहले खामोशी छाई, फिर हैरत और फिर गैज़ व गज़ब की ऐसी लहर उठी जिसने शाही ऐवानों को हिला कर रख दिया था। शाह फारिस को अब इदराक हो चुका था कि ये सहराई बद्दू महज छापामार नहीं रहे, ये एक मुनज़्ज़म, तेज़ रफ्तार और ख़तरनाक फ़ौज बन चुके हैं। और फिर फैसला हुआ, सासानी जंगी मशीन पूरी क़ुव्वत के साथ हरकत में आएगी। खालिद को सिर्फ शिकस्त देना काफ़ी नहीं होगा, उसे मिटा देना होगा। हुक्म जारी किए गए, एक नई अजीम इंतकामी फ़ौज जमा की जाएगी और उस लश्कर की मंजिल मुकर्रर हुई जुनूबी सरहद का अजीम शहर उबला। खलीज फारिस के सिरे पर दरियाए दजला के दहाने पर आबाद ये शहर फारिस की सरहद का गौहर नायाब था। ये महज एक बंदरगाह नहीं थी, ये दौलत का दरवाज़ा थी, हिंद से आने वाली तिजारत का सबसे बड़ा रास्ता। इराक की मुआशी शहरग, बाजार सोने से भरे थे, गोदाम माल से लदे थे और शहर मजबूत फसीलों के हसार में महफूज खड़ा था। सल्तनत की मईशत का एक बड़ा हिस्सा इसी शहर की सांसों से जुड़ा हुआ था। चुनाचे जब इंतकाम की आग भड़की तो इसी शहर को नई शाही फौज के इस्तेमाल का मरकज़ बनाया गया, और उस लश्कर की क़यादत के लिए शहनशाह ने जिस शख्स का इंतखाब किया उसका नाम था कारिन। वो हर वो खूबी रखता था जो हुर्मुज़ में थी, बल्कि उससे बढ़कर आली नसब, मुअज़्ज़ज़ सरदार, कई मार्कों का तजर्बाकार सिपा सालार और सल्तनत फारिस की इज्जत रफ्ता बहाल करने के जज्बे से दहकता हुआ इंसान। वो उबला पहुंचा, लेकिन उसे वहां जश्न नहीं मिला, उसे अफरा तफरी मिली। ज़ातुस्सलासिल के बचे खुचे सिपाही बदहवास हालत में शहर में दाखिल हो रहे थे। उनकी आंखों में खौफ था, उनकी आवाज़ों में लर्जिश। वो एक ही बात दोहरा रहे थे, वो हवा की तरह आए थे, हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। इनका सिप्पा सालार हर जगह मौजूद था। वो पीछे हटते, फिर अचानक पलटते। हमें लगा वो खत्म हो गए, मगर वो हमें घेर चुके थे, कोई उन्हें रोक नहीं सका। कारिन ने उनकी बातें सुनी और उसकी आंखों में गुस्से की चिंगारियां भड़क उठीं। सल्तनत फारिस को अब सिर्फ शिकस्त का बदला नहीं लेना था, सल्तनत फारिस को अपनी इज्जत वापस लेनी थी। और कारिन ने वक्त जाया नहीं किया। उसने ज़ातुस्सलासिल से भाग कर आने वाले टूटे हौसले वाले सिपाहियों को संभाला। उन्हें जिल्लत की याद नहीं, इंतकाम की आग याद दिलाई। शिकस्त होर्दा दस्ते ताज़ा दम फौज में जम कर दिए गए।
اور پھر جو لشکر تیار ہوا وہ دیکھنے میں ہیبت ناک تھا۔ یہ تعداد میں اس فوج سے بھی بڑا تھا جسے چند ہی روز پہلے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تہس نہس کر چکے تھے۔ چمکتی ہوئی فولادی زرہیں، بھاری ڈھالیں، لمبے نیزے اور گھڑ سوار تیر اندازوں کے مہلک دستے، یہ کوئی سرحدی ٹکڑی نہ تھی، یہ سلطنت کا جواب تھا۔ قارن کی حکمت عملی سیدھی تھی۔ وہ سمجھتا تھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اب بھی جنوب میں ہوں گے، شاید گزشتہ مانکے کی تھکاوٹ اتار رہے ہوں یا قازمہ میں مال غنیمت کی تقسیم میں مصروف ہوں۔ قارن نے سوچ لیا تھا وہ خود اپنی برتر نفری کے ساتھ آگے بڑھے گا، صحرا کے کنارے عربوں کو گھیرے گا اور فیصلہ کن ضرب لگا دے گا۔ اس کے ذہن میں ایک منظر واضح تھا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا سر شاہی دربار مدائن میں بطور نشان عبرت پیش کیا جا رہا ہے۔ ساسانی دیو جاگ چکا تھا اور اس کی آنکھوں میں صرف ایک چیز تھی، انتقام۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہرگز غافل نہ تھے۔ ایک سپہ سالار کے طور پر ان کی سب سے بڑی طاقت صرف تلوار نہ تھی بلکہ خبر۔ ان کا سراغ رسانی کا نیٹ ورک ریگستان کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ جاسوس ہر سمت پھیلے ہوئے تھے، کبھی صحرا کے ٹیلوں کے پیچھے خاموش سائے بن کر، کبھی سرحدی قصبوں کے بازاروں میں عام لوگوں کے ہجوم میں گھل مل کر۔ ابلا کے گرد قارن کی فوج ابھی پوری طرح جمع بھی نہیں ہوئی تھی کہ خبر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک پہنچ چکی تھی۔ کوئی اور سالار ہوتا تو شاید ذات السلاسل جیسے سخت مارکے کے بعد دور صحرا میں پسپا ہو جاتا، آرام کرتا، دشمن کو اپنی رسد سے دور کھینچ کر لڑنے کی تدبیر سوچتا۔ لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے الٹی چال چلی۔ انہوں نے جان لیا تھا وقت فارس کے حق میں جا رہا ہے۔ ہر گزرتا دن قارن کو نئی کمک دے رہا تھا، نئے وسائل اور مضبوط ہوتی ہوئی صفیں۔ اگر انتظار کیا جاتا تو دشمن اور خطرناک ہو جاتا۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا، سب سے خطرناک قدم ہی واحد راستہ نجات ہے، تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو قارن پر اس کی مکمل تیاری سے پہلے ضرب لگانی تھی۔ اور پھر حکم جاری کر دیا گیا۔ مسلمان فوج جو ابھی تک مارکہ ذات السلاسل کے زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی، دوبارہ سوار ہو گئی۔ اونٹوں کی گھنٹیاں بجیں، گھوڑوں کی باگیں کھینچی گئیں، اور وہی برق رفتار قدم جو ابتدائی فتوحات اسلامی کا خاصہ تھے، ایک بار پھر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے مضبوط فوجی چوکیوں کو پیچھے چھوڑ دیا، عام شاہراہوں کو نظر انداز کیا، اور صحرائی آندھی کی طرح جنوب سے شمال کی سمت ابلا کی طرف بڑھ گئے۔ گرد کا ایک طوفان ریت کے افق پر اٹھ رہا تھا، اور جب یہ خبر قارن تک پہنچی، اس کا رنگ اڑ گیا۔ اس کے جاسوسوں نے بتایا، جنوب سے اٹھتا ہوا گرد کا بادل تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ عرب دفاع نہیں کر رہے، وہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہ بھی سیدھا ابلا کی طرف۔ قارن بوکھلا گیا۔ جلد بازی میں اس نے اپنی فوج کو ابلا کی فصیلوں سے باہر میدان میں اتارنے کا حکم دیا۔ جگہ منتخب کی گئی ایک بڑے دریا کے قریب۔ روایات اسے فرات کی ایک نہر بتاتی ہیں، جسے مقامی لوگ نہر خون کہتے تھے۔ قارن نے ایک نفسیاتی حربہ آزمانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی فوج کو اس انداز سے ترتیب دیا کہ ان کی پشت دریائے فرات کی نہر کے ساتھ تھی۔ کوئی راستہ فرار نہیں، کوئی پسپائی نہیں، یا پتھ یا دریا۔ قدیم حکمت عملی کے مطابق جب سپاہ کے پاس بھاگنے کا راستہ نہ ہو تو وہ آخری دم تک لڑتی ہے۔ ذات السلاسل میں زنجیروں سے قدم باندھے گئے تھے۔ یہ اس حربے کی نئی شکل تھی۔ اب دریا خود ایک دیوار تھا۔ دریا کے کنارے فارسی فوج کی سفارائی دیدنی کی، قطار در قطار چمکتی فولادی زرہیں، بھاری ڈھالیں، قرینے سے کھڑے سپاہی، نظم و ضبط، شاہی طاقت اور انتقام کی آگ۔ قارن قلب لشکر میں کھڑا تھا۔ دائیں جانب
जर्नेल कुबाद अपनी जमीयत संभाले हुए था। बाएं जानिब अनुशजान अपनी सफ़ों की क़यादत कर रहा था और उनके सामने हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का लश्कर, तादाद में कम, साजो सामान में सादा, लेकिन अज़्म में फौलाद। सहरा की खाक ने उनकी ज़रहों को गर्दो आलूद कर रखा था। उनकी शान व शौकत सिर्फ उनकी तलवारें थीं और उनका गैर मुतज़लज़ल ईमान। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन की सफ़ों पर एक गहरी नज़र डाली। उन्होंने देखा दरिया उनके अक़ब में मौजज़न है। फिर एक लम्हे में पूरा मंजर वाज़ेह हो गया। क़ारिन ने अपने ही फ़ौज के लिए एक फंदा तैयार कर लिया था। कोई पसपाई नहीं, कोई रास्ता नहीं, सिर्फ दरिया और सामने तलवारें। क़ारिन ने अपने सिपाहियों को गोया एक पिंजरे में बंद कर दिया था और हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसी लम्हे ठान लिया, अब वो बढ़कर उस पिंजरे का दरवाज़ा बंद कर देंगे। जंग का आगाज़ रिवायत के मुताबिक मुबारज़त के चैलेंज से हुआ। फ़ारसी सालार अपनी इनफरादी बहादुरी दिखाने के लिए बेकरार थे। हुर्मुज़ की मौत का बदला लेने की आग अब भी उनके सीनों में सुलग रही थी। क़ल्बे लश्कर से खुद क़ारिन घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। उसके दाएं जानिब कुबाद और बाएं जानिब अनुशजान, तीनों ने मैदान में आकर मुसलमानों को ललकारा। एक लम्हे में दोनों लश्करों का शोर थम गया। हवा रुक सी गई, रेत साकित हो गई, मैदान पर सन्नाटा छा गया और इसी सन्नाटे को चीरते हुए हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु पल भर की ताख़ीर के बग़ैर घोड़ा सरपट दौड़ाते हुए बीच मैदान में क़ारिन के मुकाबिला खड़े हुए। उसी दम उनके दो जांबाज साथी भी लपके। एक ने दाएं बाजू के ईरानी सालार का रुख किया और दूसरे ने बाएं जानिब के सालार को टक्कर दी। अब मैदान में 3 मुकाबले होने वाले थे और इन चंद लम्हों में फारिस की किस्मत लिखे जाने वाली थी। ये मुकाबले तवील नहीं थे। 2 बदू लड़ाइयाँ इंतहाई शदीद मगर हैरत अंगेज तौर पर मुख्तसर साबित हुईं। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु, जो तलवारबाजी में यकता थे और जवानी के उरूज पर थे, क़ारिन के इब्तिदाई वार बखूबी टाल गए। फौलाद टकराया, चिंगारियां उड़ी। फिर एक लम्हा आया, ऐसी तेज हरकत जिसका जवाब भारी ईरानी ज़रह पहन कर देना मुमकिन न था। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु झपटे, फासले मिट गए और चंद ही सांसों में वो शख्स जिसे शहनशाह फारिस का इंतकाम समझा जा रहा था, क़ारिन, ज़मीन पर खामोश पड़ा था। उसी लम्हे दोनों बाजुओं पर भी फैसला हो चुका था। कुबाद, अनुशजान दोनों हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के जांबाजों के हाथों ढेर हो चुके थे। चंद ही लम्हों में फारसी अफवाज का पूरा आला सिपा सालारी ढांचा नेस्तो नाबूद हो चुका था। फारसी सफ़ों में एक लम्हाती सक्ता तारी हुआ। उन्होंने अभी तक मुसलमानों पर एक नेज़ा भी नहीं फेंका था और उनके तमाम सालार खाको खून में पड़े थे। उसी लम्हे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी खून आलूद तलवार फ़िज़ा में बुलंद की। इशारा हो चुका था और फिर अल्लाहु अकबर। मुसलमान फ़ौज एक जिस्म एक जान की तरह टूट पड़ी। बेसरदार फारसी लश्कर पहले ही धावा की ताब न ला सका। नज़्म टूट गया, सफ़ें बिखर गईं, दिल हार गए। अब उन्हें जंग नहीं, निजात चाहिए थी। लेकिन पुश्त पर दरिया था। तुंदु तेज मौजें दहाड़ रही थीं। अगली सफ़ें पीछे हटीं तो पिछली सफ़ें कीचड़ आलूद किनारे से टकरा गईं। फरार का कोई रास्ता न था। मार्काए नहर अब जंग नहीं रहा था, ये भगदड़ थी, ये अफरा तफरी थी। मुसलमान फौज मुनज़्ज़म अंदाज में पेशकदमी कर रही थी और फारसी लश्कर दरिया की तरफ धकेला जा रहा था। हजारों सिपाही किनारे पर कट गए और हजारों भारी ज़रहों समेत पानी में जा गिरे। फौलाद ने उन्हें नीचे खींच लिया। मौजें सुर्ख हो गईं। नहर का पानी खून से रंगीन हो चुका था। सल्तनत फारिस की ताकत टुकड़ों में बिखर कर खलीज की सिमत बह रही थी।
ये मुकम्मल तबाही थी, फना थी। जब गर्द बैठ गई तो उबला मुसलमानों के कब्जे में था। हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो ने न सिर्फ शाही कमक को तहस नहस कर दिया था, बल्कि फारिस के इस अजीम साहिली शहर पर भी परचम लहरा दिया था। उबला, फारिस की दौलत का दरवाज़ा अब खुल चुका था। माले गनीमत बेहिसाब था। सोने के अंबार, चांदी की ढेरियां, आला तरीन असलहा और बेमिसाल अरबी नस्ल के घोड़े, जिन्होंने आइंदा मुहिम्मात को रफ्तार दी। इराक का दरवाज़ा अब पूरी तरह खुल चुका था। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हो जानते थे, ये कहानी यहां खत्म नहीं हुई। मदायन का शाही दरबार इस हजीमत को खामोशी से बर्दाश्त नहीं करेगा। वो शहनशाही देव जो कुछ अरसा पहले ख्वाबीदा था, अब पूरी तरह बेदार हो चुका था और वो चिंघाड़ रहा था। आइंदा जो लश्कर फारिस की तरफ से आएगा, वो किसी मामूली सूबेदार की क़ियादत में नहीं होगा। वो एक तूफान होगा, ऐसा तूफान जो फैसला करेगा कि इराक की जमीन पर किसका कदम मजबूत रहेगा। रेत पर पड़ी हुई टूटी जिर्रें, सुर्ख होती नहर, उबला की फसीलों पर लहराता परचम और उफुक पर जमा होते सियाह बादल, ये सिर्फ एक जंग न थी, ये ऐलान था कि सल्तनतें सिर्फ तादाद से नहीं, फैसले से हारती हैं। अगर आपको इस्लाम की ऐसी जंगें जानना पसंद हैं जहां फतह तलवार से पहले अक्ल से हासिल की गई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां तारीख सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है।